नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी में लगभग 8100 पोस्ट के लिए लगभग 60 लाख छात्रों का जो एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से एएलपी में देखा गया, क्वेश्चन के लेवल में इस बार रेलवे थोड़ा चेंज करते नजर आई है। जितने भी एएलपी का एग्जाम दिए हैं छात्र सीबीटी 2 का, उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि हमारा इतना कम अंक आ रहा है, हमको साइको में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा सर, और जिस तरीके से एएलपी का क्वेश्चन था, चाहे पीटी की बात करें, मेंस में तो छात्र काफी ट्रेड वगैरह में परेशान किया। एनटीपीसी वाले छात्रों का लेवल क्या रह सकता है क्वेश्चन का? क्या कुछ पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा? दो बात अभी आप बोले, एक तो एएलपी सीबीटी 2 के संदर्भ में और दूसरा एनटीपीसी के संदर्भ में। हमको लगता है पहले एएलपी सीबीटी 2 के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी छात्र परेशान है, वहाँ से स्टार्ट किया जाए। कम अंक वाले अभी भी सोच रहे हैं मेरा होगा नहीं होगा। मेन वही बात हम उसी पर आने वाले थे कि आप देखिए कि इतना ज़्यादा गैप है स्टूडेंट का मार्क्स में, तो छात्र परेशान है। किसी का 80+ भी है, 82, 83, 84, 85 तक है, और कुछ रेयर एक आध गो उससे ज़्यादा भी है, और 50 के लगभग भी छात्र हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा गैप है। अब स्वाभाविक है कि जिसका 50 है, 60 है, 65 है, वो ज़्यादा चिंतित हैं कि हमको साइको की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। छात्र तो ऐसे भी हैं जो ट्रेड में 40-45 अंक ला रहे हैं, लेकिन पार्ट ए में उनका केवल 55-60 के अंदर रह गए हैं सर। बिल्कुल उसी पर हम आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि कन्फ्यूजन जरूर आपका बना रहेगा कम मार्क्स वाले छात्र, क्योंकि आप दूसरे हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। आप देखिए कि 50% से ज़्यादा छात्र पार्ट बी में फेल हुए, यानी कि 50% से कम छात्र ऐसे होंगे जिनको कि साइको के लिए बुलाया जाएगा। 1,52,000 छात्रों को बुलाना है, लेकिन उतना पूरा नहीं हो पाएगा। 26 मार्क्स लाना था। अब सवाल ये, जिनका सर एक चीज और है, जिनका अगर 26 से कम अंक आएगा, जैसे नॉर्मलाइजेशन वाली बात अभी भी छात्रों में कंफ्यूजन कर रही है, जिनका 26 से कम अंक आएगा उनको दोबारा किसी हालत में मौका मिलेगा या पूरी तरीके से वो खुद को छटा हुआ समझे? यहाँ आप ऐसे इस बात को समझिए, अभी दावा आपत्ति एक तरीके से लिया गया है स्टूडेंट को कि कौन सा क्वेश्चन आंसर की जब जारी किया गया, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर लगता है कि जो बोर्ड आंसर जारी की थी उसमें आपको कुछ गलतियां मिलती है तो आपत्ति उस पर व्यक्त कर सकते हैं। तो 14 तारीख तक वो डेट था। सवाल ये उठता है कि जिसका बाउंड्री लाइन पर है, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर जिसका कम है और 1 से 2 नंबर जिसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन का स्थिति अभी भी बना हुआ है कि कुछ छात्र घुस भी सकते हैं और कुछ छात्र निकल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भी छात्र देखे गए 80+ है लेकिन पार्ट बी में फेल है। तो स्वाभाविक तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि फेल कहाँ कहाँ छात्र करते हैं। वैसे एएलपी का हर राउंड एलिमिनेशन राउंड है, कहीं से भी कमज़ोर पड़े तो वहाँ से बाहर। अभी आप देखिए कि 50% छात्र पार्ट बी में फेल किए, और दूसरा 30 से 40% छात्र साइको भी फेल करते हैं। तो स्वाभाविक है जो छात्र वहाँ पर भी बच जाएंगे, अपॉर्चुनिटी उनका बढ़ जाएगा। और 10 से 15% छात्र मेडिकल के कारण फेल करते हैं, खास करके विजन टेस्ट में फेल होने के कारण, क्योंकि अभी मैक्सिमम छात्र मोबाइल यूज करते हैं, तो समस्याएं ये बनी रहती है। इसलिए जो भी छात्र बचे हुए छात्र हैं, जो 60+ छात्र हैं, तो मेरे ख्याल से उनको आगे बढ़ना चाहिए, तैयारी में लगे रहना चाहिए। में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरिट नहीं बन पाएगा, ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट एग्जाम में 100% आपको काम करेगा। कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं? ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, नहीं कोशिश करेंगे, साइको की मदद से 2 से 3 मार्क्स ही आप बढ़ा सकते हैं। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी भी अंतर होता है। अब यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो स्वाभाविक तौर पे जो SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उसका होप ज़्यादा रहेगा। 65 पर भी होप बन सकता है, 67 पर भी होप बन सकता है, 60-62 पर भी बन सकता है। हाँ, 60 के नीचे जो हैं बिना कैटेगरी वाले, तो उनके साथ ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन वैसे छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं भी यहाँ आकर के पटना आकर तैयारी कर सकते हैं या कहीं जाकर तैयारी कर सकते हैं, तो 199 रुपये में अभी हमने साइको का बैच दिया है। जितना हम एफर्ट ऑफलाइन में कराते हैं, पूरा एफर्ट हमारा ऑनलाइन में लगता है। 100% उससे साइको घर बैठे भी आपका हो सकता है। आप कोशिश कर लीजिए, उसके माध्यम से संतुष्ट आप होइए और प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक, तब भी आपका साइको मेंटेन होगा। अगर आपका कम मार्क्स है तो, चूँकि और ज़्यादा मार्क्स है तो वैसी परिस्थिति में कोई भी छात्र रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो अपना एफर्ट लेते ही लेते हैं। तो बातें यही है,
फाइनली कि साइको छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, घुमा अगर फिरा आप कर ट्रेड में पास हो रहे हैं तो हर हाल में साइको के लिए पुरजोर तरीके से लड़ना है। लगना चाहिए। बिल्कुल। अब बात आती है एनटीपीसी। एनटीपीसी सर, एनटीपीसी 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। क्या अब करना चाहिए छात्रों का? बहुत कम समय बचा हुआ है एनटीपीसी के लिए। अगर भीड़ की बात करें सर, तो भीड़ लगभग 58-60 लाख के आसपास भीड़ है इस एग्जाम में। क्या कुछ बोलिएगा? 720 छात्रों पर एक छात्रों का रिजल्ट होना है। 720 पर एक। 720 रेशियो इसका है। 58 लाख और उसमें सीट है 8100 समथिंग। अच्छा। 720 पर एक छात्रों को लिया जाना है। लेकिन कभी भी इससे घबराना नहीं छात्रों को चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करने वाले छात्र हैं, लगातार कोशिश करते रहे हैं। और किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं, 70% वैसे कंपटीटर होते हैं जो बहुत सीरियस नहीं है, चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है बजरंगबली सवार हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। लेकिन 30% में वे कैंडिडेट हैं जो पटना रहकर, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहकर, बाहर जाकर के सीरियसली तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन उसी 30% स्टूडेंट के बीच ज़्यादा होता है। तो लेकिन सीट कितनी भी हो, अगर आपके मेहनत में ईमानदारी है, लगातार मेहनत करके बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपका होप हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन छात्रों को हम ये कहना चाहते हैं, आप इस चीज़ को समझिए, पहले सिलेबस को बारीकी से समझिए। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, वहाँ पर मैथ और मैथ के अलावा रीजनिंग, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ थे, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे, जो कि क्वेश्चंस इस तरह का अचानक पूछे गए थे कि रीजनिंग में बहुत बच्चे परेशान हुए थे। मैथ में भी बहुत सारा सवाल ऐसा था कि जो कि लंबा लंबा सवाल था और छात्रों को बनाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। और ज़्यादा होप है कि उसी तरह का सिलेबस को ये मेंटेन करेगी। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि लास्ट मोमेंट में नया चीज़ तो आप नहीं पढ़िएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैथ रीजनिंग चूंकि 60% क्वेश्चन इसी से रहेगा आपका 100 में से, मजबूत रहेगा, शायद रिजल्ट भी उसका हो हम जाए। आ रहे हैं, बाकी चीज जीएस पर भी हम आएंगे। तो मैथ रीजनिंग के मदद से आप स्कोर को मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। और क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। 1 से लेकर 100 तक सवाल पूरा का पूरा आपको देखना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक सवाल, जिसमें 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है, टाइम टेकन है। तो इसके लिए आपको एक रणनीति के तहत काम करना होगा। पहले नज़र में आपको पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन देखते ही हमको परेशान कर सकता है। नहीं तो आप जबरदस्ती अटेम्प्ट लेंगे, पता चलेगा क्लास तक आते आते आपका बहुत ज़्यादा समय लग गया। और कई जिद्दी छात्र भी होते हैं कि हम बना करके ही छोड़ेंगे, वैसी परिस्थिति में टाइम वहां पर वेस्ट होता है। तो पहला राउंड में 1 से 100 तक आप भागते चले जाइए और कोशिश कीजिए कि 40 क्वेश्चन जो जीएस है वहां से समय अपना बचा करके मैथ रीजनिंग में अपना समय आप लगाइए। अगर जीएस का भी आप, और मैथ रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सेलेक्टिव क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। उसमें से जो जो टफ क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और आप यकीन मानिए टाइप आपका एग्जाम में वही रहेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, टाइप लड़ेगा, तब भी उसको क्वेश्चन का लड़ना ही बोला जाता है। प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से चैप्टर वाइज बुक आई है, उससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात रही जीएस का। जीएस में आप देखेंगे कि ग्रुप डी का जीएस और इसके जीएस में अंतर है। ग्रुप डी साइंस बेस्ड होता है, साइंस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, और यहां मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ही साइंस का है। 10 क्वेश्चन आपका करंट से रहेगा और 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन स्टैटिक से रहेगा। लगभग 6-7 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहेगा, 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेगा, 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन। यही इसका जीएस टच कर लेगा केवल 40 क्वेश्चन में। जी जी जी। तो मेरा ये कहना था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से स्टडी करके देख लीजिए कि इसका रेंज कहां तक है। जी आप देखेंगे करंट अफेयर्स चूंकि सबसे ज्यादा वेटेज है, 10 क्वेश्चन रहना है, तो जनरली 6 महीना से साल भर का करंट पूछता है और 6 महीना के अंदर का 80% करंट पूछता है। तो उसी हिसाब से छात्रों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, स्टैटिक पे खासा फोकस करना चाहिए। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर भी अच्छे से देख लेंगे तो काम चलेगा। कहने का सारांश यही है कि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। कोई खास पेपर को अगर आप इग्नोर करते हैं तो 1 नंबर का अंतर आप ऐसे समझिए हजारों छात्रों में उथल पुथल होता है, पॉइंट पे छात्र होते हैं। सर जैसे आप कह रहे थे कि अभी एग्जाम जो ग्रुप डी का लेवल है उसमें साइंस का स्कोप थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी 2 एग्जाम रेलवे के द्वारा लिया गया, वो है टेक्नीशियन और एक एएलपी का एग्जाम। क्या जिस तरीके से टेक्नीशियन में या एएलपी में क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था,
क्या एनटीपीसी में भी वही लेवल रहेगा या उससे ऊपर देखने को मिलेगा लेवल? निश्चित रूप से आप उसकी तुलना एनटीपीसी का उसके साथ एएलपी टेक्नीशियन के साथ नहीं कर सकते हैं। इसका लेवल हमेशा से ज़्यादा रहा है और फिर ज़्यादा रहेगा। टीसीएस जिस हिसाब से चकमा पे चकमा लगातार देता रहा है, हो सकता है कि इसमें भी क्वेश्चन का लेवल अप्रत्याशित रूप से थोड़ा सा अंतर कर दे, विद्यार्थी चारों खाने चित्त हो जाएगा। लेकिन इसको इस रूप में लेना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा भी पैटर्न रहेगा, वो सभी के लिए रहेगा, ना कि पर्टिकुलर किसी खास स्टूडेंट के लिए। यही सोच करके परेशान नहीं होना है, बल्कि अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। अभी लगातार टेस्ट बनाइए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर 50 रुपया में हमने 50 बाइलिंगुअल टेस्ट उपलब्ध कराया है पूरा। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, कितना प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ऑफलाइन भी मार सकते हैं, जैसे मन होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।